आज मैं 10वीं कक्षा के इतिहास विषय में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ने के पहले हमें कुछ शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द है एब्सोल्यूटिज्म, जिसको हम कहते हैं निरंकुशवाद। सबसे पहले ये समझें कि निरंकुशवाद से हम क्या समझते हैं। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद एक ऐसा शासन पद्धति है जिसमें राजा सर्वोपरि होता है। राजा के शब्द ही कानून होते हैं, और जब राजा के शब्द कानून होंगे तो इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए वो सैनिक बल का प्रयोग करता है, और जब सैनिक बल का प्रयोग किया जाता है तो वो बल दमनकारी होता है। तो जो आपका एब्सोल्यूटिज्म है, यानी कि जिसको हम निरंकुशवाद कहते हैं, एक निरंकुश शासक एक ऐसा शासक होगा जो आप सारी शक्तियां अपने में केंद्रित करेगा और उस केंद्रीकृत शासन को चलाने हेतु वो सैनिक बल का प्रयोग करता है। तो निरंकुशवाद की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राजा निरंकुश होगा, जिसमें राजा सैनिक बल का प्रयोग करता है, जो दमनकारी होगा और केंद्रीकृत शासन होगा। या इस चीज को हम लोग अब समझ गए कि निरंकुशवाद क्या है। अब दूसरा शब्द है कल्पनादर्श, जिसको हम अंग्रेजी में यूटोपियन आइडिया कहते हैं। कल्पनादर्श क्या है? कल्पनादर्श एक ऐसी विचारधारा है, वो एक ऐसी समाज की परिकल्पना है जहां सभी चीज अच्छा से हो। कोई झूठ ना बोले, कोई चोरी ना करे, कोई किसी को मार पीट ना करे, सभी लोग एकजुट होकर रहें, सभी लोग प्यार से रहें, सौहार्द का वातावरण हो। एक ऐसी समाज की परिकल्पना जो कल्पना है, इसलिए इसे कल्पना दर्श कहा गया। हम कल्पना कर रहे हैं कि एक ऐसा समाज हो जहां सब कुछ अच्छा हो, जहां सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, उसी को हम कल्पना दर्श कहते हैं। तीसरा शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? ये शब्द आप हमेशा सुनते होंगे, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक इच्छा है स्वतंत्र होने की। आप अपने ही देश का एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो सभी भारतवासी मिलकर ब्रिटिश सरकार से लड़े और स्वतंत्र हुए। यह एक ऐसा फोर्स है, यह ऐसी शक्ति है जो समाज में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, एक अजीब सा प्रभाव डाल सकता है, अमिट छाप छोड़ सकता है। तो राष्ट्रवाद क्या है? यह एक विचारधारा है, एक इच्छा है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। और यह जब विचारधारा लोगों के मन में आती है तो राजनीतिक एवं मानसिक पटल में बदलाव आ जाता है। तो
स्वतंत्र होने की इच्छा ही राष्ट्रवाद है। अब दूसरा शब्द है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह से हम क्या समझते हैं? ये एक प्रत्यक्ष वोट जो उस क्षेत्र के लोग वोट डालेंगे, क्या चीज के लिए? किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए। जब किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए प्रत्यक्ष वोट दिए जाते हैं, उसको हम जनमत संग्रह कहते हैं। आपको क्या करना है कि एक प्रस्ताव है, उस पर वोट देना है कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। उसी को कहते हैं जनमत संग्रह। अब आते हैं राष्ट्र राज्य से क्या समझते हैं? राष्ट्र राज्य का मतलब होता है देश। देश क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि देश क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है, तो उसका क्या होगा कि एक निर्धारित सीमा रेखा होगी, उसमें जनसंख्या होगी, उसमें एक सरकार होगी और एक ऐसा विचारधारा जहां पर साझा इतिहास होगा, साझा अस्तित्व होगा। जिस राज्य में साझा अस्तित्व हो, किसका? राजा का और प्रजा का, वैसे राज्य को हम राष्ट्र राज्य के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अन्य शब्दावली को समझने के लिए। आधुनिक राज्य। अब आधुनिक राज्य क्या है? आज के युग में भारत एक आधुनिक राज्य है। उसका एक अपनी सीमा रेखा है, लोग वहां रहते हैं। उसकी सीमा रेखा दूसरे देश से सटी है। एक रेडक्लिफ सीमा रेखा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन सीमा रेखा है जो चाइना और भारत को अलग करता है। यानी कि भारत जो है एक सीमा रेखा में बंधा हुआ है। जब एक सीमा रेखा होगी, शासन कैसा होगा? केंद्रीकृत शासन होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आधुनिक युग के राज्य का है कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या है? कि कोई भी देश मेरे आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी को हम सार्वभौमिकता कहते हैं। इस सार्वभौमिकता को भी हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे आंतरिक एवं बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी को हम आधुनिक राज्य के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं राष्ट्र क्या है। बहुत ही आसान शब्द राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ होता है द पीपुल ऑफ नेशन स्टेट, यानी राष्ट्र राज्य के लोग जो वहां रहते हैं, जनसंख्या उस राष्ट्र राज्य की, उसी को हम राष्ट्र के नाम से जानते हैं। अब आते हैं सर्फ यानी कि कृषक दास। कृषक दास क्या है? वो कृषक जो भूमि से जुड़ा हो, वो कृषक जो भूमि से जुड़ा हो, उसे हम कृषक दास कहते हैं। यह कृषक दास अपने मालिक को बदल नहीं सकता। आज के युग में आप देखिएगा कि जो मालिक है उसके यहाँ कोई व्यक्ति काम करने आता है और अगर उसका मन वहां नहीं लगा, वो दूसरे मालिक के यहाँ काम करने चला जाएगा। लेकिन कृषक दास के साथ ऐसा नहीं था। कृषक दास जो थे उन्हें अपने मालिक से दूर जाने का अधिकार नहीं था, उनको स्वतंत्रता नहीं थी। वो मालिक तभी बदल पाते थे या मालिक बदल जाते थे जब
वो मालिक उस भूमि को दूसरे व्यक्ति को बेच देता था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मिस्टर ए है एक मालिक जमीन के, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो जमीन बेच दी, तो जमीन के साथ साथ उस दास को भी बेच देते थे। यानी कि अब वो दास जो पहले मिस्टर ए के यहां काम करते थे, अब वो मिस्टर बी के यहां काम करेंगे, और इसी तरह वो अपने मालिक को बदल सकते थे। उनको स्वतंत्रता नहीं थी कहीं जाने की, वो बंधन में थे। बड़ा ही दमनकारी नीति अपनाई जाती थी इनके लिए, वो जीवन उनका नरकमय था। तो ऐसे दास को हम कृषक दास के नाम से जानते हैं। अन्य वीडियो में हम अन्य चीजों की बातें करेंगे यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में। धन्यवाद।